नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं विपक्षी पार्टियों की। यहां पर प्रोग्राम हम शुरू जरूर करेंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं जो यहां पर निकल कर सामने आए। क्या विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने से पीएम मोदी हिल गए? क्या एक मंच पर विपक्षियों का एक साथ आना पीएम मोदी के लिए चिंता का सबक बन चुका है? सवाल तो यह भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले मंच पर विपक्षी पार्टियों का हाथ में हाथ डालकर एकजुट होकर आवाज लगाना, ये क्या बीजेपी के लिए परेशानी का सबक खड़ा कर पाएगा? दरअसल ये सवाल इसलिए यहां पर निकलकर सामने आए क्योंकि बीते दिनों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आयोजित की गई मेगा रैली में कम से कम आपको मैं बता दूं कि 23 दलों ने इस महारैली में भाग लिया। बहुत बड़ी बात होती है कि 23 दल ने इस महारैली में भाग लिया और सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से देखने को मिला था कि विपक्षी पार्टियों का एक बड़ा सा हुजूम लगा पड़ा था और जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा था, मोदी सरकार के 4 सालों के बारे में बताया जा रहा था। हैरानी वाली बात तो यहाँ पर यह कि बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी उस दौरान मंच पर दिखाई दिए और उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपनी दुख उन्होंने व्यक्त किया। तो बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा मंच पर दिखाई दिए, मंच पर वो मौजूद थे। आपको मैं बता दूं कि दरअसल जब उस दौरान मंच पर 23 दलों ने जब भाग लिया, उस दौरान देखने को मिला था कि सभी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा मोदी नवाब नहीं है और हम उनके गुलाम नहीं हैं, यानी कि मोदी जी नवाब नहीं है और हम उनके गुलाम नहीं है। दरअसल यहाँ पर एक चीज या फिर दरअसल यहाँ पर जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई है या आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आज विपक्षी पार्टियां तो मजबूती के साथ खड़ी हो रही हैं, लेकिन बीजेपी का ग्राफ 2014 के मुकाबले आज गिरा है। आज ऐसी क्या स्थिति है कि देश की जनता मोदी सरकार से नाराज है? आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आज देश में चुनाव से पहले जो राजनीति का माहौल दिख रहा है, जो जनता का मूड दिख रहा है, वो बीजेपी के खिलाफ दिख रहा है? क्या वजह है आखिरकार इन 4 सालों में कि मोदी सरकार का ग्राफ नीचे गिरा? जी हाँ, हम जानते हैं ये सभी सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे या फिर इन सवालों का जवाब आपको पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिरकार 2014 में जब पूरे देश में मोदी चल रहा था, हर गली नुक्कड़ों में देखने को मिला था मोदी लहर थी, बच्चे की जुबान पर पीएम मोदी का नाम था, मोदी का नाम था। लेकिन आज क्या हो गया? इन 4 साल में ऐसा क्या हो गया कि आज बच्चे की जुबान पर मोदी का नाम नहीं है। आज युवाओं की जुबान पर एक ही नारा है, देश बचाओ मोदी भगाओ, ये कहना है। जी हाँ, दरअसल मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार इन 4 सालों में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरा है। मैं आपको बताऊंगा 2014 में क्या था और आज 2019 में क्या चल रहा है। देखिए, कोई कहानी हम आपको अभी नहीं बताएंगे, कोई कहानी हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, कोई स्टोरी हम आपको नहीं बताएंगे। हम बताएंगे आपको जमीनी स्तर की हकीकत। जी हाँ, जैसा कि आपको हम बता दें, देखने को भी मिला था कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कुछ कहानियां भी बना लेते हैं या कुछ कहानी भी बनाते हैं, लेकिन हम आपको इन 4 सालों की हकीकत बताएंगे, जमीनी स्तर से जुड़ी बातें बताएंगे, जिसे आपने भी महसूस किया होगा या आपका अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसने भी महसूस किया होगा। अगर वो 12th में है या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा है तो उसने भी चीज़ों को महसूस किया होगा। और हम आपको बताएंगे जमीनी स्तर की हकीकत कि आखिरकार इन 4 सालों में क्या हुआ कि मोदी सरकार का ग्राफ आज नीचे गिर गया है। आज जनता मोदी सरकार से खफा है। तो हमारी बातों को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा और हमारी बातों को सुनने के बाद, जो बात हम बता रहे हैं उसको पूरा सुनने के बाद आप हमारे प्रोग्राम के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें जरूर कमेंट कीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आप हमारी बात से कितना वाकिफ हैं, आप हमारी बात से कितना सहमत हैं।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ चलते हैं और बात कर लेते हैं 2014 की। दरअसल 2014 में हुआ ये था कि उस दौरान पूरे देश में मोदी लहर थी। उस दौरान हर जगह देश भर में मोदी मोदी के नाम की चर्चाएं हो रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस दौरान ऐसा देखने को मिला कि कांग्रेस ने जो राज किया था, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के शासनकाल से जनता काफ़ी परेशान हो गई थी। कांग्रेस में जिस तरीके से देखने को मिला कि कांग्रेस सरकार जब थी तो उस दौरान जो है सैनिकों को कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में सैनिकों के साथ सही नहीं हो रहा था, उन्हें खुली छूट नहीं दी जा रही थी, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि राम मंदिर का मामला जो था वो काफ़ी समय से अटका हुआ था। लेकिन जब बीजेपी द्वारा ये बात फैलाई गई, जब बीजेपी द्वारा ये बात उठाई गई कि अगर 2014 में जनता हमें पसंद करेगी, जनता हमारे साथ खड़ी होगी, तो जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो होगा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का। आपको मैं बता दूं कि 2014 का एजेंडा ही रहा था राम मंदिर। और ऐसे में जब राम मंदिर की बात आई और जब ये कहा गया कि बीजेपी की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम किया जाएगा राम मंदिर निर्माण का काम। तो ऐसे में साधु संत काफ़ी खुश हो गए और साधु संतों ने एकजुटता दिखाते हुए मोदी सरकार के पक्ष में वोट किया। वहीं हिंदू धर्म के लोगों की अगर मैं बात करूं तो हिंदू धर्म के लोगों ने भी वोट किया। यानी कि उम्मीद ये जगी कि बीजेपी सरकार ने कहा है कि बीजेपी ने कहा है कि सत्ता में आएगी तो पहला काम राम मंदिर का होगा। आपको बता दें काफ़ी समय से राम मंदिर का मामला अटका हुआ है। आज भी जो रामलला है वो एक त्रिपाल के नीचे रहने पर मजबूर हैं। सियासत बहुत होती है, राजनीति बहुत होती है, सरकारें आई चली गई, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी से उम्मीद ये जताई गई कि अब की बार सरकार को वोट दिया जाएगा, बीजेपी को वोट दिया जाएगा ताकि अयोध्या में राम मंदिर बने। ऐसे में साधु संतों का वोट जुड़ा मोदी सरकार के साथ, साधु संत मोदी सरकार के साथ हुए। और अगर मैं बात कर लेता हूँ 2014 में एक बहुत बड़ा वायदा हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश के जो बेरोजगार हैं उनसे किया गया। हमारे देश के जो बेरोजगार हैं दरअसल उनसे ये कहा गया कि एक बार आप मोदी सरकार पर विश्वास जरूर कीजिए। उनसे ये कहा गया कि आप मोदी सरकार पर विश्वास करिए। युवाओं से कहा गया विश्वास कीजिए, सरकार जैसे ही आएगी और सालाना हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर में। यानी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ऐसे में देश का सबसे बड़ा मुद्दा उस दौरान राम मंदिर और बेरोजगारी रहा था। तो ऐसे में बेरोजगार लोगों ने मोदी सरकार पर विश्वास जताया, बीजेपी पर विश्वास जताया और बेरोजगारों और युवाओं का जो सपोर्ट था, समर्थन था, वो मोदी सरकार के साथ चला गया। ऐसे में जाहिर सी बात है किसान भी खुश हुए, किसानों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। तो वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर भी कई बातें की गई। इन सब चीज़ों का कुल मिलाकर ये रहा कि जनता ने विश्वास किया और वोट दिया। और ऐसे में बीजेपी 2014 की अगर हम बात करें सत्ता यानी कि बहुमत से आई, तो उस दौरान पूरे देश में मोदी मोदी चल रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्ता पर बैठे पीएम नरेंद्र मोदी, सत्ता पर बैठने के बाद अब उम्मीद जगने लगी थी साधु संतों की, बेरोजगारों की, युवाओं की। उनको लगने लगा था कि सरकार अब आ गई है और पूरी बहुमत के साथ आई है, यानी कि अब राम मंदिर सरकार के इन कार्यकाल में बन जाएगा। उम्मीद लगी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार ने धोखा कर दिया यहाँ पर साधु संतों के साथ, युवाओं के साथ और बेरोजगारों के साथ। मैं आपको यहाँ पर यह बता रहा हूँ कि 2014 में किस तरीके से जनता ने विश्वास किया था, उस समय क्यों बीजेपी मोदी लहर चल रही थी। आज जब सत्ता में आने के बाद स्थितियां क्या रही और बीजेपी का ग्राफ क्यों नीचे गिरा है, मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो दरअसल हुआ ये कि जब विश्वास किया गया तो साधु संतों की आस बन गई कि अब मोदी सरकार राम मंदिर का काम करेंगे, सबसे पहला काम ये रहेगा। सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने कभी भी राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई बड़ी बात नहीं बोली। हाल ही में बीते कुछ समय पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण की बात की थी, उससे पहले उन्होंने कभी बात नहीं की। तो ऐसे में यहाँ पर चीज़ों को आप समझिएगा। चीज़ों को ये था कि साल दर साल बीतता चला गया, जो साधु संतों की आस थी वो अब टूटने लगी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का तो जिक्र ही नहीं हो रहा था।
मोदी सरकार से तो उम्मीद जताई गई थी, सरकार ने कहा था बीजेपी की सरकार आएगी तो राम मंदिर बनेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। हुआ ये कि मोदी सरकार ने राम मंदिर का काम नहीं करवाया, राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा कदम नहीं उठाया, और पीएम मोदी इन 4 सालों में ज़्यादा समय विदेशी यात्राओं पर रहे, और ऐसे में उनका ध्यान जो है विदेशी यात्राओं की तरफ रहा, विदेशों की तरफ रहा, देश की तरफ नहीं रहा। और राम मंदिर का मामला इस तरीके से, राम मंदिर निर्माण का काम धीरे धीरे साल दर साल बीतता चला गया, और आज की स्थिति ये हो गई है कि लोकसभा चुनाव स्तर पर हैं और अब राम मंदिर बन पाना बहुत मुश्किल है, और ऐसे में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें साधु संतों को घर कर गई, यानी कि साधु संतों को ये चीज़ें बहुत कह सकते हैं कि उनके दिल पर चोट लग गई, कि ऐसे में सरकार ने तो उनके साथ, मोदी सरकार ने तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया, और साधु संतों ने यह ठान लिया कि अब की बार मोदी को वोट नहीं देंगे। उनका नारा भी कह सकते हैं बीते दिनों देखने को मिला था, मंदिर नहीं तो वोट नहीं। तो इस तरीके से बीजेपी का ग्राफ किस तरह से साधु गिरा है, ये चीजें हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से आज साधु संतों ने मोदी सरकार से नाता तोड़ा है। मैं बात कर लेता हूं बेरोजगारों और युवाओं की। बेरोजगार और युवा इस आस में बैठे रहे कि मोदी सरकार ने वायदा तो किया था और सरकार वायदा निभाएगी, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि सरकार की अगर मैं बात करूं, रोजगार देने की बजाय सरकार ने रोजगार खत्म कर दिया, उल्टा कर दिया। सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी, यानी कि जो वायदा किया था रोजगार देने का वो तो पूरा भी नहीं किया, और रोजगार के जो अवसर मिल रहे थे उसे भी खत्म कर दिया। यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूं तो प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां खत्म कर दी गई, और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां, जो पद थे उनको भी खाली कर दिए गए, उनको भी जो है वहां पर जो है पदों पर वैकेंसीज निकालनी बंद कर दी। तो ये 1 साल 2 साल 3 साल हुआ, ऐसे में युवा और बेरोजगारों को लगने लगा कि सरकार ने तो उनके लिए काम ही नहीं किया, सरकार ने तो उनके साथ धोखा किया है। और आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे देश में बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है, आज हमारे देश में बेरोजगारों की स्थिति बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस सरकार ने वायदा किया था कि सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उसी सरकार ने बेरोजगारों का मजाक उड़ाया, उसी सरकार ने युवाओं का मजाक उड़ाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था, जब बेरोजगारी का मुद्दा तेजी से उठा था, उनका ये कहना था कि अगर आप ऑफिस के बाहर चाय और पकौड़ा बेचते हैं तो वो भी एक रोजगार की श्रेणी में आ जाता है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा है या फिर अगर आप ही युवा हैं, अगर आपने मेहनत करके स्कूल के टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, स्कूल 12th पास आउट की, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करने के बाद मान लीजिए उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसमें आपकी मेहनत लगी, आपने दिन रात एक किया पढ़ाई के लिए, और आपने सरकार से उम्मीद लगाई कि सरकार आपको रोजगार देगी। मान लीजिए अगर आपका बच्चा जो है तैयारी कर रहा होगा, तो या आप अपने बच्चे को लेकर देखिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर लेके देखिए। यानी कि अगर आपने तैयारी की या फिर आपके बच्चे ने तैयारी की, तो दिन रात एक किया उस बच्चे ने, पढ़ाई की, और आखिरकार जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। और ऐसे में जरा आप सोचिए, जो बच्चा आपका, और जिस बच्चे के ऊपर आपने लाखों रुपए जो है अपने उस बच्चे के लिए पढ़ाई के पीछे खर्चा किया है, और मान लीजिए यदि आप युवा हैं और आपके माँ बाप ने लाखों रुपए आपकी पढ़ाइयों के पीछे खर्चा किया है, इंस्टीट्यूट, कोचिंग, मैथ्स की क्लास, इंग्लिश की क्लास और साइंस की क्लास, अलग अलग क्लासेस होती हैं, उसके अलग पैसे होते हैं। और ऐसे में जब पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप ऑफिस के बाहर चाय और पकौड़ा बेचेंगे तो जरा सोचिए कि क्या गुजरेगी आपके माँ बाप पर, जरा आप खुद सोचिए कि आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। यानी कि अगर आपने इतनी मेहनत करके आपने पढ़ाई की, इतने आपके पास डिग्री है, और आप जो है इस तरीके से आज कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि अगर आप बेरोजगार हैं और चाय पकौड़ा बेचेंगे तो वो भी रोजगार की श्रेणी में आएगा। जरा आप खुद सोचिए कि फिर क्या फ़ायदा हुआ आपका इतनी पढ़ाई करने का, जब इस तरीके से सरकार द्वारा बेरोजगारों का मजाक उड़ाया गया। और हैरानी वाली बात तो ये है कि सरकारी नौकरी की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी वालों की बात करता हूँ, जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अदर स्टेट से आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, अलग स्टेट है वहाँ से आते हैं, दिल्ली में यहाँ पर आते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, एसएससी की कोचिंग लेते हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। उनके पास मोटी मोटी किताबें होती हैं, उनके माँ बाप का एक सपना होता है उनका बच्चा सरकारी नौकरी करेगा,
लेकिन सरकार आपके सपने को पूरा नहीं होने दे रही, आपके बच्चे के सपने को पूरा नहीं होने दे रही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने यहाँ पर क्या किया, धोखा कर दिया। सरकारी पदों पर नौकरियां निकालनी तो बंद ही कर दी, साथ ही साथ सरकारी पदों पर जो नौकरियां निकाली जानी थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो आज ये देखने को मिला कि साधु संतों राम मंदिर निर्माण में देरी से नाराज थे ही, और युवा और बेरोजगार भी नाराज होगा। इससे बीजेपी का ग्राफ और नीचे चला गया। मैं बात कर लेता हूं आज व्यापार की। व्यापार में जिस तरीके से जीएसटी लागू की गई और जीएसटी लाने के बाद व्यापारियों का जो काम था वो मंदा हो गया, व्यापारियों की स्थिति भी खराब हो गई। तो ऐसे में आज व्यापार मंदा चल रहा है। तो ऐसे में युवा बेरोजगार नाराज हुए, राम मंदिर नहीं बन पाया, साधु संत नाराज हुए और अब व्यापारी वर्ग नाराज हुए। तो वहीं अब हम बात कर लेते हैं किसानों की। जो किसान पहले भी परेशान थे आज भी परेशान है। तो ऐसे में किसानों की हालत भी वही है। और अगर पीछे रिवाइंड किया जाए, पीछे मुड़कर अगर देखा जाए तो 5 साल पहले जो बेरोजगार जैसा था आज भी वैसा है, युवा जैसे था जिसे नौकरी नहीं थी आज भी युवा वैसे ही है। राम मंदिर का निर्माण पहले भी नहीं हो पाया था और आज भी नहीं हो पाया। तो सवाल यह है कि इन 4 साल में क्या हुआ है, आप क्या समझते हैं? आप जिन्हें जिस तरीके से जनता के साथ इतना बड़ा धोखा किया, ऐसे में सवाल ये उठता है आखिरकार क्यों जनता फिर आपको वोट देगी? जो बच्चा दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है, जिस बच्चे के पास एमबीए की डिग्री है, मोदी सरकार के मंत्रियों, जो मंत्री हैं बीजेपी सरकार के मंत्री, उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि सरकारी नौकरी से बेहतर है आप पान की दुकान खोल लीजिए। जरा सोचिए उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, जरा सोचिए उस युवा के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसके पास आज मेहनत की एमबीए की डिग्री है और आप उसको कहते हैं कि वो पान की दुकान पर बैठे। मैं बात कर लेता हूं त्रिपुरा के सीएम विप्लव कुमार देव की। विप्लव कुमार देव ने कहा था कि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो उससे बेहतर आप पान की दुकान खोलिए। कई नेताओं का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी से बेहतर आप दूध की दुकान खोल लीजिए। यानी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने एमबीए की डिग्री की है, आप ग्रेजुएट हैं, आपने पढ़ लिख कर आप ग्रेजुएट हुए, तो यानी कि सरकार आपसे यह कह रही है कि आप दूध और पान की दुकान खोल लीजिए। यह सरकार की मानसिकता है। ये कहानी हमने नहीं बताई है, जमीनी स्तर की हकीकत हमने आपको बताई है। और आज हालात ये हैं कि हमारे देश की जनता, आज हमारे देश का बेरोजगार, आज हमारे देश का युवा, आज साधु संत, आज व्यापारी सब मोदी सरकार से नाराज हैं और अब की बार मोदी सरकार से वो किनारा कर रहे हैं। और जिस तरीके से बीते साल 5 राज्यों में चुनाव में बीजेपी का सुपना साफ हुआ, बीजेपी को झटका लगा, लोकसभा चुनाव में भी अब की बार झटका लगेगा, क्योंकि बेरोजगारों के दिलों पर चोट लगी है, युवाओं के दिलों पर चोट लगी है, उन साधु संतों के दिलों पर चोट लगी है जिन्होंने भगवान राम को एक मंदिर के रूप में देखने का सपना देखा था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। उन युवा के दिल पर चोट लगी है जो युवा सरकारी नौकरी का सपना देख रहा था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन सरकार ने उसकी बात नहीं सुनी, उसके सपने पर पानी फेर दिया। गवर्नमेंट जॉब के पद खत्म कर दिए, गवर्नमेंट जॉब के पद निकालने बंद कर दिए, फॉर्म्स निकालने बंद कर दिए। आज उस बेरोजगार के दिल पर चोट लगी है जो बेरोजगार पहले भी था बेरोजगार और आज भी उसे नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसलिए आज वो लोग जो है मोदी सरकार से नाराज हैं और ऐसे में सरकार कैसे उम्मीद कर सकती है कि जनता उन्हें दोबारा से वोट देगी। आपको बता दें कि आज देश की स्थिति बहुत अलग है और जिस तरीके से स्थिति ये है कि अब की बार मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि सरकार ने इन 4 सालों में देश की जनता को खून के आंसू रुला दिया और आज देश की जनता रो रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ऐसे में जनता नहीं चाहती कि दोबारा से हमें यही सरकार चाहिए और ये जो है कहीं ना कहीं सभी के दिलों पर चोट लगी है इन 4 सालों में और अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है। और इस तरीके से हमने आपको बताया बीजेपी का ग्राफ कैसे नीचे गिरा और आज क्या बीजेपी की स्थिति है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।